हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है प्राचीन भारत और विश्व। तो प्राचीन भारत और विश्व को जो हमारा चैप्टर है, इसको हमने आधा पढ़ लिया था, जिसके अंदर हमने जो वृहत भारत में भारतीय संस्कृति के जो कारण हैं, उसमें हमने भौगोलिक कारण, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक ये कारण हमने पढ़ लिए थे। और जो मध्य एशिया, इसको हमने पढ़ लिया था। और एशिया को पढ़ लिया था, अफगानिस्तान, चीन, तिब्बत, श्रीलंका, बर्मा, कंबोज, चंपा, मलया, जावा आदि को हमने पढ़ लिया था। और अब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं सुमात्रा को। तो गाइज, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पे जाके क्लिक करो और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम जो हमारा चैप्टर है प्राचीन भारत और विश्व, तो इसके अंदर हम सुमात्रा को पढ़ने वाले हैं। सुमात्रा, इसका वर्तमान नाम इंडोनेशिया है। यानी जो सुमात्रा है, इसका जो वर्तमान नाम है वो इंडोनेशिया है। और प्राचीन काल में ये द्वीप स्वर्ण द्वीप के नाम से जाना जाता था। यानी इंडोनेशिया है वो प्राचीन काल के अंदर स्वर्ण द्वीप के नाम से जाना जाता था। और इसका प्रसिद्ध नगर श्री विजय था। तो यहाँ 4वीं शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी तक विजय वंश का शासन रहा और ये हिंदू वंश था। तो इस काल में सुमात्रा की बड़ी प्रगति हुई, यानी विकास हुआ। और दक्षिणी भारत के राजेंद्र चोल प्रथम का यहाँ भी जो प्रभुत्व है वो रहा था। श्री विजय नगर भारतीय संस्कृति एवं धर्म का प्रमुख केंद्र था। तो यहाँ बौद्ध धर्म का भी काफ़ी प्रचार हुआ। 15वीं सदी में यहाँ के हिंदू राजा ने भी इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया, तो जिससे जो हिंदू संस्कृति है इसका प्रभाव है वो कम होता चला गया है। बाली, तो इंडोनेशिया स्थित बाली में 4वीं शताब्दी में हिंदू राज्य की स्थापना हुई। यानी जो इंडोनेशिया है इसमें स्थित जो बाली है, तो इसमें 4वीं शताब्दी में हिंदू राज्य की स्थापना हुई थी। और यहाँ हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही प्रचलित थे और शिव और विष्णु की पूजा होती थी। यद्यपि समय के साथ यहाँ भी इस्लाम का प्रवेश हुआ था, किंतु उनकी संस्कृति पर इस्लाम का प्रभाव अधिक नहीं पड़ा। यानी यहाँ हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म है, इन दोनों का प्रचलन था और शिव और विष्णु की यहाँ पूजा होती थी। यद्यपि यहाँ समय के साथ इस्लाम का भी प्रवेश हुआ था, किंतु इसकी जो संस्कृति है इस पर इस्लाम का प्रभाव अधिक नहीं पड़ा। फलतः आज भी हिंदू धर्म व भारतीय संस्कृति में अवशेष यहाँ विद्यमान है। अब है बोर्निया, तो 4वीं शताब्दी में बोर्निया यानी बकलपुर में भी हिंदुओं ने अपना राज्य स्थापित कर लिया था। उस काल में मूल वर्मा यहाँ का शासक था और वह प्राचीन भारतीय संस्कृति का भक्त था। अतः वहाँ भी भारतीय संस्कृति की जड़ें काफ़ी जम गई। बोर्निया में शिव, गणेश, दुर्गा, नंदी, महाकाल एवं बुद्धि की जो मूर्तियाँ हैं वो प्राप्त हुई। तो इनसे वहाँ पर भारतीय धर्म एवं संस्कृति के प्रभाव इस पर स्पष्ट परिलक्षित होता है। अब है लवदेश, तो लवदेश को वर्तमान में लाओस के नाम से जाना जाता है। और यहाँ भगवान राम के पुत्र लव के नाम से एक नगरी लवपुरी है। लवदेश के आदि देवता भद्रेश्वर हैं। कभी यहाँ पर भी शैव धर्म का व्यापक प्रभाव था। लवदेश का प्रथम राजा श्रुत वर्मन था। इसका पुत्र श्रेष्ठ वर्मन था, जिसने श्रेष्ठपुर नाम से नगर बसाया। यानी जो लव देश है, तो लव देश को वर्तमान में लाओस के नाम से जाना जाता है। और यहाँ भगवान राम का जो पुत्र है लव, उसके नाम से एक जो नगरी है वो लवपुरी है। तो लव देश के जो आदि देवता हैं इसको भद्रेश्वर हैं। यानी लव देश के आदि देवता हैं वो कौन है? भद्रेश्वर है। और यहाँ पर शैव धर्म का व्यापक प्रभाव था। और जो लव देश है इसका प्रथम जो राजा है वो है श्रुतवर्मन, और इसका जो पुत्र है वो है श्रेष्ठ वर्मन, जिसने श्रेष्ठपुर नाम से नगर बसाया था। और वर्ष प्रतिपदा, व्यास पूर्णिमा, विजयादशमी कभी यहाँ के लोकप्रिय त्यौहार थे। बौद्ध धर्म के आगमन के बाद यहाँ कई बौद्ध मठ तथा स्तूप आदि बने। तो यहाँ शालिवाहन संवत का प्रचार भी था, जिसका प्रभाव आज भी है। यानी जिसका प्रभाव हमें आज भी देखने को मिलता है। उपयुक्त विवरणों से ये स्पष्ट होता है, यानी ये सब कुछ देखने और पढ़ने के बाद ये स्पष्ट होता है कि इस्लाम के उदय से पहले मध्य एशिया और दक्षिण पूर्वी द्वीप समूह में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का अधिक प्रचार प्रसार हुआ था। भारतीयों ने प्रेम और सहानुभूति के द्वारा अपने धर्म और संस्कृति का प्रचार किया था। अब है वृहत्तर भारत में व्यापार, उद्योग और वाणिज्य। अब हम इस चैप्टर में जो हमारा वृहत भारत है इसमें जो व्यापार है, उद्योग है, वाणिज्य है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यापार के बारे में। तो प्राचीन काल में भारत एक समृद्ध देश था और देश
सोने की चिड़िया के नाम से विख्यात था। यानी प्राचीन काल के अंदर भारत एक बहुत ही शक्तिशाली समृद्ध देश था और इस देश को सोने की चिड़िया के नाम से भी जाना जाता था। और भारत के लोग आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर थे। विश्व के विभिन्न कोनों से व्यापारी भारत का निर्मित माल खरीदने आते थे। विदेशों से जल व थल दोनों मार्गों से व्यापार होता था। स्थल मार्ग द्वारा पूर्व में तिब्बत या चीन और पश्चिम में ईरान और अरब से व्यापार होता था। पूर्व में ताम्रलिपि का बंदरगाह प्रमुख था। चीन, लंका, जावा तथा सुमात्रा आदि देशों में जो भारतीय व्यापारी हैं वो इसी बंदरगाह द्वारा जाते थे। बंदरगाहों पर जहाज़ों के आने जाने की उत्तम व्यवस्था थी। विदेशी व्यापारी अपने साथ सोना, चांदी, लाल मणि तथा हीरे जेवरात लाते थे और इनके बदले में भारत से सूती, रेशमी और जरी के कपड़े, तंबाकू, मसाले आदि ले जाते थे। तो प्राचीन भारत में जो विदेशी व्यापारी हैं वो काफ़ी विकसित अवस्था में था। यानी प्राचीन भारत में जो विदेशी जो व्यापार है वो काफ़ी विकसित अवस्था में था और बाहरी देशों के साथ व्यापार को जाने वाले जो व्यापारी वर्ग है इसका मुखिया स्वार्थ वह कहलाता था। अब पश्चिमी देशों से मीठी शराब और अंजीर, चीन से रेशम तथा नेपाल से ऊन मंगवाया जाता था। लौंग व चंदन की लकड़ी लंका पहुंचाई जाती थी और वहां से उसका निर्यात पश्चिमी देशों में किया जाता था। मोती, बहुमूल्य पत्थर, सुगंधित पदार्थ, कपड़े, मसाले, नील, औषधियाँ, नारियल आदि निर्यात की प्रमुख सामग्री थी। तो इन वस्तुओं के बदले विदेशों से सोने के सिक्कों का भी आयात होता था। अब प्राचीन भारत में जो आंतरिक व्यापार है वो भी उन्नत अवस्था में था और आंतरिक व्यापार की सुविधा के लिए राजमार्गों, जलमार्ग की समुचित व्यवस्था थी। जलमार्ग व्यापार की दृष्टि से अधिक सुविधाजनक था। गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा जल मार्ग से व्यापार होता था। इसके लिए बड़ी बड़ी नौकाएं बनाई जाती थी और थल मार्ग से भी व्यापार होता था। अब है उद्योग। तो प्राचीन भारत के जो उद्योग धंधे हैं वो उन्नत अवस्था में थे और भारत के शिल्पियों की धाक विश्व भर में थी और भारतीय दस्तकारों की कला का परिचय इस तथ्य से उजागर होता है कि एक मलमल का थान जो 20 गज लंबा और 1 गज चौड़ा होता था उसे अंगूठी से निकाला जा सकता था। यानी प्राचीन भारत में जो उद्योग धंधे हैं वो भी उन्नत अवस्था में थे और भारत के जो शिल्पियों हैं उसकी धाक भी विश्व भर में थी। और जो एक मलमल का जो थान होता है वह 20 गज लंबा और 1 गज चौड़ा होता था, उसे अंगूठी में से भी निकाला जा सकता था। तो भारत में सबसे उन्नत उद्योग वस्त्रोत्पादन, सूती कपड़े के व्यवसाय के लिए बनारस, वत्स, बंग, मदुरा आदि में कारखाने थे। सूती कपड़ों के अलावा ऊनी और रेशमी वस्त्र भी पर्याप्त मात्रा में बनाए जाते थे। तो चाणक्य के अर्थशास्त्र में कई प्रकार के ऊनी कम्बलों का उल्लेख भी मिलता है। मेगस्थनीज के अनुसार भारतीय लोग मलमल के बारीक वस्त्र पहनते थे। यानी जो चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है इसमें कई प्रकार के जो ऊनी कंबल हैं उनका भी उल्लेख हमें मिलता है। और जो मेगस्थनीज है उसके अनुसार जो भारतीय लोग हैं वो मलमल के बारीक वस्त्र पहनते थे जिन पर जरी का काम होता था। बंगाल मलमल के कपड़े बनाने में विख्यात था। कपड़े विविध रंगों के होते थे। प्राचीन भारत में दूसरा मुख्य उद्योग धातु संबंधी था। खानों से तरह तरह की धातुएं निकालकर उसे पिघला साफ कर उसके विविध जो बर्तन हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, आभूषण हैं, मूर्तियां हैं आदि हैं वो बनाई जाती थी। यानी प्राचीन भारत में जो दूसरा जो मुख्य उद्योग था वो था धातु संबंधी। के अंदर बर्तन, अस्त्र शस्त्र, आभूषण, मूर्तियां आदि है वो बनाई जाती थी और धातुओं में सोना, चांदी, तांबा, लोहा, जस्ता आदि की है वो प्रमुखता थी। यानी ये प्रमुख थे। और समुद्रों से विविध मणि, मुक्ता, रत्न, सीप आदि निकालने का काम भी होता था। तो इन रत्नों का प्रयोग आभूषणों में किया जाता था। लकड़ी का व्यवसाय भी उन्नत अवस्था में था और लकड़ी की बड़ी बड़ी नावें, जहाज, घर के दरवाजे, फर्नीचर, बैलगाड़ियां, रथ, संदूक, घर गृहस्थी के जो अन्य सामान है, पलंग हैं, खिलौने हैं आदि है वो बनाए जाते थे। अन्य उद्योगों में लोहार का व्यवसाय, चमड़े का उद्योग, हाथी दांत की विभिन्न वस्तुएं बनाने, भवन निर्माण, चीनी, नमक, नील उत्पादन आदि उद्योग उन्नत अवस्था में थे। अब है वाणिज्य व आर्थिक संस्थाएं। प्राचीन भारत के प्रारंभिक काल में व्यापार वस्तु विनिमय द्वारा होता था। बाद में सिक्के का प्रचलन हो गया। व्यापारिक लेन देन का काम सिक्कों से होता था। सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों का प्रचलन था। स्वर्ण का सिक्का निष्क, चांदी का सिक्का धरण और तांबे का मासक तथा काकणी कहा जाता था। मुद्रा ढालने का काम सरकारी टकसाल में होता था।
अब है प्राचीन काल में जो व्यावसायिक जो संगठन है इसका विकास हो चुका था, यानी प्राचीन काल के अंदर जो व्यावसायिक संगठन है इसका विकास तो हो चुका था और व्यावसायिक संगठनों की श्रेणी या गण कहा जाता था, यानी जो व्यावसायिक संगठन है इसको श्रेणी या गण कहा जाता था। तो श्रेणियों के अध्यक्ष को मुखिया कहा जाता था। ये व्यावसायिक संगठन अपने अपने व्यावसायिक हितों की सुरक्षा करते थे। अलग अलग व्यवसायों की अपनी अलग अलग श्रेणियां होती थी। अपने अपने व्यवसायों के संचालन के लिए उनके अपने नियम थे। वे आधुनिक बैंक का कार्य भी करते थे, ऋण ब्याज पर देते थे और निधियां ब्याज पर आप अपने पास रखते थे। व्यावसायिक संगठन श्रेणियां द्वारा व्यापार और शिल्प को प्रोत्साहन प्राप्त होता था। अब है प्राचीन भारत की कला। स्थापत्य कला। भारत की स्थापत्य कला के स्मारक 4 रूपों में मिलते हैं: स्तंभ, स्तूप, भवन, गुहा, गृह। अब है स्तंभ। तो भारतीय स्थापत्य कला के उत्तम नमूने के रूप में सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए लगभग 30 स्तंभ भारत के विभिन्न भागों से प्राप्त हुए। भारतीय विदेशी स्थापत्य कला विशेषज्ञ सम्राट अशोक के इन स्तंभों को प्राचीन भारत की स्थापत्य कला के सर्वोत्तम प्रतिनिधि मानते हैं। ये स्तंभ पत्थर के शूंडाकार, हाथी की सूंड के आकार के, किंतु ऊपर की ओर पतले और नीचे की ओर मोटे हैं। आमतौर पर ये भारी और लंबे हैं। इनकी लंबाई लगभग 40 से 50 फीट तक है। प्रत्येक स्तंभ एक ही पाषाण खंड से बना है और इन स्तंभों पर एक विशेष प्रकार का लेप किया गया, जिसकी चिकनाई, पॉलिश और चमक आश्चर्य में डालने वाली है। तो इनकी जो पॉलिश है वो आज भी शीशे की भांति चमकती है। यानी इनकी जो पॉलिश है वो इतनी चमकदार है कि वो आज भी शीशे की भांति है वो चमकती है। और समस्त स्तंभों में सारनाथ का जो पाषाण स्तंभ है वो सबसे अधिक सुंदर है। अब स्पूत एवं भवन। ईंटों या पत्थर के ऊंचे टीले सदृश घुमावदार स्मारक है। स्पूतों में मध्य भारत में भोपाल के निकट सांची का स्पूत सबसे अधिक प्रसिद्ध है। स्थापत्य स्मारकों व भवनों की कला व सुंदरता को देखकर भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री फाया ने लिखा कि इन महल व भवनों को देखकर लगता है कि इस लोक के मनुष्य इन्हें नहीं बना सकते हैं, ये देवताओं द्वारा बनवाए गए होंगे। और दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों में कई स्पूत मिले हैं। गुहागृह। स्थापत्य कला स्मारकों में गुहागृहों का अपना अलग महत्व है। पर्वतों की कठोर चट्टानों को काटकर उन्हें निवास गृह, उपासना गृह और सभा भवनों का आकार देना भारतीय स्थापत्य कला की अपनी निजी शैली है। अब मूर्ति कला। तो प्राचीन सभ्यता की मूर्ति कला भावपूर्ण, ओजस्विता, मध्यमिका, प्रभावोत्पादकता, सहज प्राकृतिकता, सौष्ठवता, कलात्मक सुंदरता, शिल्पकीय कुशलता में अनुपम है। प्राचीन काल में भी बनी मूर्तियों में उदयगिरी की परवारा है। अवतार की मूर्ति, फातारी में श्री कृष्ण के जन्म के दृश्य की मूर्तियाँ, देवगढ़ के मंदिर में शेष सैया पर सोए विष्णु की मूर्ति, मंडोर जोधपुर में श्री कृष्ण के जीवन की कई झांकियाँ को प्रदर्शित करने वाली मूर्तियाँ बड़ी आकर्षक है। तो इसके अतिरिक्त मुनकुवर तथा सारनाथ की पत्थर की जो बुद्ध प्रतिमाएं हैं वो सुल्तानगंज की विशाल तांबे की बुद्ध प्रतिमा, सम्राट अशोक के सारनाथ के स्तंभ पर बने 4 शेरों की मूर्तियां भारतीय मूर्तिकला के श्रेष्ठ नमूने हैं। और बृहत्तर भारत के कंबोडिया में विष्णु, शिव, ब्रह्मा, सरस्वती, लक्ष्मी, गणेश आदि की मूर्तियां हैं वो आकर्षक रूप हैं वो लिए हुए हैं। अब है चित्रकला। तो भारतीय चित्रकला के अनुपम उदाहरण अजंता, ग्वालियर तथा बाघ की गुफाओं की चित्रकला को माना जाता है। अजंता की चित्रों से ये ज्ञात होता है कि भारतीय कलाकारों ने मानव जीवन का कोई क्षेत्र अछूता नहीं छोड़ा था। चित्रों में विविध प्रकार का अंग विन्यास, मुख मुद्रा, भाव, भंगिमा, वेशभूषा, विविध केश विन्यास, रूप, रंग आदि सुंदरता से चित्रित हैं। अजंता के चित्रों में वर्णासन, राजकुमारी चित्र की भावाभिव्यक्ति इतनी गंभीर है कि इसे देखकर चित्त प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। अजंता की गुफाओं में महलों, पेड़ पौधों, लता पत्तियों तथा बुद्ध के जीवन के बहुत से दृश्य चित्रित किए गए हैं। अजंता की चित्रकारी इतने उत्कृष्ट दर्ज की थी कि वास्तव में ही उसका कोई अनुकरण नहीं कर सकता। अब है संगीत कला। तो भारतीय कला के क्षेत्र में संगीत भी अछूता नहीं रहा। भारतीय सम्राटों का संरक्षण प्राप्त कर संगीत कला के तीनों अंगों गायन, वादन और नृत्य के क्षेत्र में पर्याप्त उन्नति हुई। प्राचीन काल में संगीत की शिक्षा के कई केंद्र है वो विद्वान हैं। अब है मुद्रा कला। प्राचीन भारत के शासकों की मुद्राओं में भारतीयता और राष्ट्रीयता के साथ कलात्मक सौंदर्य के प्रचुर दर्शन होते हैं। शासकों ने अपने स्तर पर अपने ढंग की अनेक सोने चांदी की मुद्राओं का निर्माण किया है।
करवाया है। अब है प्राचीन भारत में शिक्षा। तो भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। विश्व का पहला जो विश्वविद्यालय है वो ईसा से 700 वर्ष पूर्व तक्षशिला में था। यानी विश्व का जो पहला विश्वविद्यालय है वो 700 वर्ष पूर्व तक्षशिला में था, जहां विश्व भर में 10,000 विद्यार्थी 60 से अधिक विषयों का अध्ययन करते थे। दूसरा विश्वविद्यालय है वो ईसा से 400 वर्ष पूर्व नालंदा में स्थापित हुआ। ज्ञान की शिक्षा लेने के लिए ही मेगस्थनीज, हेवेनसांग, फाहियान आदि विदेशी विद्वान भारत आए। तक्षशिला, नालंदा के अलावा उज्जैन, बनारस, राजगृह, पाटलिपुत्र उच्च शिक्षा के विख्यात केंद्र थे। तो इनमें धर्मशास्त्र के अलावा राजनीतिक, नीतिशास्त्र, व्याकरण, वेद, उपनिषद, पुराण, साहित्य, ज्योतिष, चिकित्सा आदि विषयों की शिक्षा भी दी जाती थी। वृहत भारतीय देशों से छात्र यहाँ पढ़ने आते थे। अब है प्राचीन भारत का साहित्य। तो प्राचीन भारत का जो साहित्य है वो है कि जो प्राचीन भारत है इसमें 3 भाषाएं हैं वो मुख्य रूप से प्रचलित थी, जिसमें पहली है संस्कृत, प्राकृत और पाली भाषा। तो भाषा के आधार पर प्राचीन भारतीय साहित्य को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहली है संस्कृत साहित्य। तो संस्कृत साहित्य में वेद, वेदांग, उपनिषद, स्मृति, सूत्र साहित्य प्रमुख है। विशाखादत्त का जो मुद्रा राक्षस, भारवी का कितार्जुनियन, भारत का स्वप्नवासवदत्ता नामक नाटक और कौटिल्य का अर्थशास्त्र तथा संस्कृत साहित्य की अनुपम कृतियां हैं। भर्तृहरि ने वाक्यदीप, श्रृंगार शतक एवं नीति शतक नामक कुछ कोटि के नीति व व्याकरण ग्रंथ लिखे। संस्कृत के महाकवि कालिदास तो शिव के सर्वोत्कृष्ट कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनके ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ सर्वश्रेष्ठ है नहीं कहा जा सकता। वो कुमार संभव और रघुवंश कालिदास के 2 महाकाव्य हैं। यानी कुमार संभव और रघुवंश ये कालिदास जी के 2 बड़े महाकाव्य हैं। मेघदूतम और ऋतुसंहार उनके 2 खंड काव्य, और विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्नि मित्रम और अभिज्ञान शकुंतलम उनके 3 नाटक हैं। तो पंचतंत्र की कहानियाँ भारत की विश्व को बहुत बड़ी देन है। कंबोडिया में वेद, पुराण, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों का प्रचलन था। अब है बौद्ध साहित्य। तो बौद्ध धर्म के अनुयायियों द्वारा पाली और संस्कृत भाषा में बौद्ध दर्शन और विचार धारा से संबंधित प्रभुत्व साहित्य की रचना की गई, और साथ ही महात्मा बुद्ध के जीवन के आधार पर संस्कृत और जन भाषाओं में साहित्य की रचना की गई। बौद्ध ग्रंथों में विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक, अवदान शतक, दिव्यदान, मंजू, श्रीमूल कल्प, बुद्ध चरित्र, महाकाव्य, जातक कथा साहित्य प्रमुख हैं। इन सब ने भारतीय साहित्य को समृद्ध किया और लोक भाषाओं के विकास के सहयोग दिया। अब है जैन साहित्य। तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति को साहित्य के क्षेत्र में जैन धर्म ने महत्वपूर्ण देन दी है। जैन धर्म का आगम साहित्य प्राकृत में लिखा हुआ है। जैन विद्वानों ने विभिन्न युगों में उन्नत साहित्य का सृजन किया जो आज बड़ी निधि के रूप में उपलब्ध है। इन लेखकों में गुजरात के हेमचंद्र बहुत प्रसिद्ध हुए। जैन लेखकों ने प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश भाषाओं में ही अपने ग्रंथ नहीं रचे, बल्कि कन्नड़, तमिल व तेलुगु में भी जैन साहित्य लिखा गया। तो जैन साहित्यकारों ने भारत की जन भाषाओं में साहित्य रचना कर एक तरफ भारतीय साहित्य भंडार को बढ़ा, वहीं भारत के आध्यात्मिक चिंतन को सर्वसाधारण तक पहुंचाया। अब विज्ञान। तो भारत विज्ञान व तकनीकी दृष्टि से कितना समृद्ध था इसका प्रमाण 1600 वर्ष से दिल्ली में स्थित लोह स्तंभ है, जो विश्व धातु विज्ञानियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। प्राचीन भारत के धातु शोधन के उच्च ज्ञान का परिचय दिल्ली में कुतुब मीनार के इस लोह स्तंभ से होता है, जो 24 फीट लंबे और 180 मन वजन के स्तंभ को देखकर आश्चर्य होता है कि सैकड़ों वर्षों की बरसात धूप सहन कर लेने पर भी आज ये स्तंभ बिना जंग खाए हुए खड़ा है। भारतीयों के गुरुत्वाकर्षण तथा भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों के उच्च ज्ञान का उदाहरण बेलूर कर्नाटक में केशव मंदिर में 40 फीट ऊंचा तथा 20,000 किलोग्राम का एक प्रशस्त स्तंभ है, जो बिना सहारे समतल भूमि में बिना गाड़े खड़ा है। भौतिक, रसायन व वनस्पति विज्ञान का भी भारतीयों को पर्याप्त ज्ञान होता था। गणित। भारत का गणित में सबसे बड़ा योगदान शून्य का आविष्कार है, जिसका प्रयोग 5वीं शताब्दी में आर्यभट्ट ने किया था। पूर्णांक के साथ अपूर्णांक भिन्न को व्यक्त करने के लिए दशमलव के प्रयोग द्वारा गणित के विकास का क्रांतिकारी आधार प्रस्तुत करने वाली दशमिक प्रणाली मूलतः भारत में निर्मित हुई, जो 7वीं सदी के बाद संस्कृत से अरबी और लैटिन में हुए अनुवाद ग्रंथों के मध्य से संसार भर में प्रचलित हुई। वर्गमूल और घनमूल निकालने की पद्धति, त्रिभुज, चतुर्भुज,
वृत्त की परिधि एक क्षेत्रफल निकालने के सूत्र, चक्रीय चतुर्भुजों के परस्पर छेदने वाले विकर्ण और उनका उपयोग, समानांतर गुणोत्तर श्रेणी तथा उनका समाकलन आदि का ज्ञान छठी सदी में आर्यभट्ट को था। इतना ही नहीं, वृत्त परिधि तथा व्यास के अनुपात दर्शन सुप्रसिद्ध नियतक पाई का 4 दशमलव स्थान तक यथार्थ मान भी आर्यभट्ट से ज्ञात किया गया। 7वीं सदी के उत्तरार्ध में आर्यभट्ट के 4 ग्रंथों के लैटिन में अनुवाद हुए हैं और घनात्मक संख्या को शून्य से भाग देने पर भागफल अनंत होता है, तो इसका ज्ञान भास्कराचार्य ने दिया। भास्कराचार्य की लीलावती और सिद्धांत शिरोमणि दोनों ग्रंथ संसार की अमूल्य निधि हैं। गणित के क्षेत्र में वर्तमान में प्रचलित पाइथागोरस प्रमेय का प्रतिपादन 2700 वर्ष पहले ही बोधायन ने किया था, जिसे चिति प्रमेय के नाम से जाना जाता था। अब है ज्योतिष एवं खगोल। तो गणित के आधार पर ज्योतिष की भी प्राचीन काल में प्रगति हुई। आर्यभट्ट गणितज्ञ होने के साथ साथ ज्योतिष का भी विद्वान था। उसने ही पृथ्वी का अपने किली पर चारों ओर घूमने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और विभिन्न ग्रहों और नक्षत्रों का पता लगाकर सूर्य चंद्र ग्रहण के कारणों को स्पष्ट किया। तो चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी का अपने अक्ष पर भ्रमण देखकर 12 राशियां, 27 नक्षत्र, 3 दिन, 30 दिन का चंद्रमास, 12 मास का वर्ष और चांद्र और सौर वर्ष के अंतर को समन्वित करने हेतु प्रति तीसरे वर्ष पुरुषोत्तम अधिक मास तथा समायोजित आदि शस्त्र शुद्ध खगोल सिद्धांत प्राचीन ज्योतिष विद्वान ने प्रतिपादित किए। वराह मिहिर, कणाद, नागार्जुन, वाघभट्ट प्राचीन भारत के प्रमुख ज्योतिषाचार्य खगोल शास्त्री थे। अब है आयुर्वेद। तो आयुर्वेद विश्व की सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जो कि भारत की देन है। यानी जो आयुर्वेद है वो विश्व की सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति है और ये भारत की ही देन है। धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक माना जाता है। यानी जो धन्वंतरी है इसको आयुर्वेद का जनक माना जाता है और औषधि तथा रसायन विज्ञान में भारतीय दुनिया में सबसे आगे थे। भारत में धातुओं को शुद्ध करना, भस्म बनाना, जड़ी बूटियों से औषधियों का निर्माण करना, अनेक प्रकार के प्राकृतिक रंग बनाना आदि जो प्राचीन काल से ही किया जाता रहा है। तो नागार्जुन को कई रासायनिक क्रियाओं का ज्ञान था और नागार्जुन ने इस चिकित्सा प्रणाली विविध धातुओं एवं अन्य वस्तुओं की भस्म बनाकर औषधि के रूप में प्रयोग किया और इसका आविष्कार करके चिकित्सा के क्षेत्र में नवीन पद्धति का सूत्रपात किया। तो विश्व का प्रथम सृजन शैल्य चिकित्सक माना गया है। इन्हें सिजेरियन, मोतियाबिंद, अंग प्रत्यारोपण, फतरी आदि की जो शैल्य क्रियाएं हैं इसके साथ बेहोशी की दवा का भी ज्ञान था। वे शैल्य क्रियाओं में आने वाले 100 से भी अधिक उपकरणों का वर्णन करते हैं। औषधि विज्ञान के क्षेत्र में चरक का भी महत्वपूर्ण स्थान है और इस प्रकार जो प्राचीन भारत है, यानी जो प्राचीन भारत का जो विश्व की जो सभ्यता है, संस्कृति में अपना जो विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण स्थान है, तो ये बृहत्तर भारत में प्रवेश तथा भारतीय साहित्य, कला, विज्ञान, गणित, ज्योतिषी, खगोल, आयुर्वेद, व्यापार, वाणिज्य तथा उद्योग आदि से संबंधित उपयुक्त विवरण से ये स्पष्ट होता है। यानी मतलब जो हमने पूरा पाठ पढ़ा है इससे स्पष्ट होता है कि जो प्राचीन भारत है, जो विश्व की जो सभ्यताएं हैं, संस्कृति हैं, तो इसमें अपना विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण स्थान है और ये बृहत भारत में प्रवेश तथा भारतीय जो साहित्य है, कला है, गणित है, ज्योतिषी है, ज्योतिष है, खगोल है, आयुर्वेद है, व्यापार है, वाणिज्य है, उद्योग है आदि से संबंधित जितना भी विवरण है इससे ये सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु, यानी प्राचीन भारत में सोने की चिड़िया के नाम से विख्यात था। यानी जो प्राचीन भारत है वो सोने की चिड़िया के नाम से विख्यात था और एशिया के भूभाग को जहाँ प्राचीन काल से लेकर 10वीं शताब्दी तक भारत की संस्कृति विस्तृत थी, बृहत भारत कहते हैं। बृहत भारत मध्य एशिया, उत्तरी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी एशिया के भूभाग में फैला हुआ था। बृहत भारत में हिंदू मंदिर, बौद्ध स्पूत प्राय सभी जगह पर पाए जाते हैं। प्राचीन भारत में मोती, बहुमूल्य पत्थर, सुगंधित पदार्थ, कपड़े, मसाले, औषधियाँ आदि विदेशों से निर्यात की प्रमुख वस्तुएं थी। प्राचीन काल में व्यावसायिक संगठनों को श्रेणी और श्रेणी या गण है वो कहा जाता था। भारत की जो स्थापत्य कला है कि स्मारक 4 रूपों में मिलते हैं। ये 4 रूप है: स्तंभ, स्फूत भवन या मंदिर और गुहा ग्रह है। अब है अशोक के सारनाथ के स्तंभ पर बनी जो मूर्ति है वो भारतीय मूर्तिकला का श्रेष्ठ नमूना है। प्राचीन काल में तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालय, उज्जैन, बनारस, राजगृह, पाटलिपुत्र उच्च शिक्षा के विख्यात ये केंद्र थे। प्राचीन भारत में 3 भाषाएं मुख्यतः प्रचलित थी। इसमें संस्कृत, प्राकृत और पाली भाषा ये मुख्य भाषाएं थी। गणित के क्षेत्र में दशमलव शून्य भारत की खोज है जो विश्व को भारत की देन है। औषधि विज्ञान में श्रुत विश्व का प्रथम शैल्य चिकित्सक सर्जन था।
वृहत भारत में बौद्ध धर्म एवं मुस्लिम धर्म के प्रसार के भारतीय संस्कृति का प्रसार कम हो गया। तो इस तरह से गाइज हमने जो हमारा चैप्टर था प्राचीन भारत और विश्व, इसको हमने पूरा पढ़ लिया है और इसके जो क्वेश्चन और आंसर हैं वो हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज।